अवेलेबिलिटी सामान्य है। रिफाइनरीज उच्चतम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं। डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज्ड बाय 40%। रिटेल आउटलेट्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। पश्चिम एशिया में लगातार जारी बमबारी और युद्ध की आग ने न केवल वैश्विक राजनीति को गरमा दिया है, बल्कि भारत जैसे देश की ऊर्जा सुरक्षा पर भी एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। सरकार, जैसा कि आपने सुना, भले ही ये भरोसा दिला रही हो कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन संकट लगातार गहरा रहा है और इसका असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की और गैस की कीमतों पर दिख रहा है। मिडिल ईस्ट में जहां अमेरिका और इजराइल ने ईरान के तेल और गैस ठिकानों पर हमला किया है, वहीं ईरान ने अपने जवाबी हमलों में खाड़ी देशों को निशाना बनाया है, जिससे यह लड़ाई पूरी तरह से एनर्जी सिक्योरिटी का एक बैटल ग्राउंड बन गई है। दोस्तों नमस्कार, इको एंड एनर्जी टॉक के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है हृदेश जोशी। आज हम बात करेंगे नेचुरल गैस और पेट्रोलियम गैस के बारे में, इसके उत्पादन, खपत और आपूर्ति को लेकर। कैसे ये बनता है और कैसे इसकी खपत पिछले कुछ दिनों में बढ़ी है, होगी एक्सपर्ट के साथ बात। रहिए आखिर तक हमारे साथ। भारत में पिछले कुछ दशकों में खाना पकाने के ईंधन यानी कुकिंग फ्यूल को लेकर एक क्रांति हुई है और देश के अधिकतर घरों में अब एलपीजी या पीएनजी का ही इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा साल 2000 यानी इस सदी की शुरुआत में वाहनों में सीएनजी का चलन भी बढ़ा है। इससे पर्यावरण और स्वास्थ्य की दिशा में तो एक अच्छी पहल हुई, लेकिन ईंधन को लेकर हमारी निर्भरता दूसरे देशों पर बढ़ती गई, यानी आयात पर निर्भरता बढ़ती गई है। एक ताजा रिपोर्ट हमें इस बात की चेतावनी देती है कि ईंधन को लेकर भारत की आयात पर निर्भरता जो है वो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ठीक नहीं है और इसके हमें विकल्प खोजने होंगे। और पिछले दिनों में हमने जो देखा है खाड़ी क्षेत्र में जिस तरह का संकट गरमाया है, जहां से हमारी ज्यादातर ईंधन की आपूर्ति होती है, और अमेरिका के साथ ट्रेड डील में ट्रंप जिस तरह की धमकियां दे रहे हैं, उससे ये बात काफी हद तक साबित होती और सही होती भी दिखाई दी है। एक प्रेशर जरूर बढ़ रहा है, स्पेशली प्राइसेस और फिस्कल बर्डन के फॉर्म में। अगर ये डिसरप्शन थोड़ा लंबा चलता है तो इम्पैक्ट ज़्यादा विजिबल हो सकता है, जैसे कि हमारा इंपोर्ट कॉस्ट काफ़ी बढ़ सकता है एलपीजी का। सबसे पहले हमारी सरकार एलपीजी का जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने पे काम कर रही है। पर यहाँ ये समझना भी ज़रूरी है, जैसा कि मैंने आपको अभी पहले बताया, कि एलपीजी को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए और ऑप्शंस ऐड किए जाने चाहिए, ताकि हमारा जो कुकिंग एनर्जी सिस्टम है वो थोड़ा और रिजिलियंट हो सके। ये है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सुनील मणि, जिनके साथ हम आगे बात करेंगे और ये भी समझेंगे कि आईआईएसडी और ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर का ताजा विश्लेषण आखिर भारत की गैस एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में क्या कहता है। लेकिन पहले समझें कि ये गैस का कारोबार आखिर होता कैसे है और आपके घरों में चाहे सिलेंडर के रूप में या जो पाइप्ड गैस आती है उसके रूप में आने वाली गैस हो, या वाहनों में इस्तेमाल होने वाली जो सीएनजी है, वो आखिर कैसे बनती है। पहली है नेचुरल गैस, जो जमीन से ड्रिलिंग कर निकाली जाती है, और दूसरी है पेट्रोलियम गैस, जो कच्चे तेल की रिफाइनिंग कर बनाई जाती है। यानी जब कच्चे तेल को रिफाइन किया जाता है पेट्रोल और डीजल बनाने के लिए, तो उस प्रोसेस में बाई प्रोडक्ट के रूप में हमें पेट्रोलियम गैस प्राप्त होती है। अब इस नेचुरल गैस को जो जमीन से ड्रिलिंग कर निकाली जाती है, जब पाइप के माध्यम से आपके रसोई घरों तक पहुंचाया जाता है, तो हम इसे कहते हैं पाइप्ड नेचुरल गैस या पीएनजी। दूसरी ओर जो पेट्रोलियम गैस हमें कच्चे तेल की रिफाइनिंग से मिलती है, उसे जब लिक्विफाई फॉर्म में सिलेंडरों में भरकर आपके घरों में रसोई इस्तेमाल के लिए या दूसरे रेस्टोरेंट्स या होटल में भेजा जाता है, तो वो कहलाती है एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो भारत में लगभग 30 से 32 करोड़ घर हैं और लगभग उतने ही एलपीजी कनेक्शन हैं। यानी आप ये मान सकते हैं कि लगभग हर घर में एक एलपीजी कनेक्शन भारत में है।
और पीएनजी की बात करें तो अभी भारत में लगभग 1 करोड़ 60 लाख पीएनजी कनेक्शंस हैं। तो अगर आप 32 करोड़ भी घर भारत की पॉपुलेशन हाउस होल्ड पॉपुलेशन मान के चलते हैं तो लगभग 5% घरों में पीएनजी आ चुका है। तो यानी मोटा मोटी हम देखें तो 95% जो हमारे देश की खाना बनाने की गैस की पूर्ति है वो एलपीजी से हो रही है, और बाकी 5% लगभग पीएनजी से हो रही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एलपीजी का मेजर लगभग 90% जो यूज़ है वो घरों में खाना बनाने के लिए हो रहा है। इसके अलावा एक छोटा सा हिस्सा कमर्शियल यूज़ के लिए भी होता है, जैसे होटल्स, रेस्टोरेंट्स और केटरिंग सर्विसेज में जहाँ पे यूज़ होता है। जैसा कि मैंने इस रिपोर्ट की शुरुआत में कहा कि सारा सवाल इस बात का है कि विदेशी आयात की निर्भरता क्यों इतना तेजी से बढ़ी। इसकी दो वजहें हैं। पहला, देश की आबादी बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी, परिवारों की संख्या बढ़ी, और दूसरा, जागरूकता बढ़ी साफ ईंधन के लिए। जिस प्रकार भारत ने पिछले 1 दशक में क्लीन कुकिंग बढ़ाने में जो तरक्की की है, एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। सरकार ने जब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लॉन्च की थी 2016 में, लगभग 10 साल उस बात को हो चुके हैं। और उस योजना के माध्यम से भारत सरकार ने लगभग 10 करोड़ घरों में एलपीजी कनेक्शंस पहुंचाया, ताकि लोग जो ट्रेडिशनल फ्यूल्स होते हैं जो पोल्यूशन करते हैं, जैसे कि लकड़ी और गोबर इत्यादि, इन सब से हम मूव करके क्लीनर फ्यूल्स की तरफ बढ़ सकें। तो एक इस बहुत बड़ी क्रांति हुई, एक एलपीजी क्रांति जिसको हम कह सकते हैं हमारे देश में, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिले। इंडोर इंडोर एयर पोल्यूशन काफ़ी कम हुआ, और महिलाओं के लिए जो कुकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा सेफ और कन्वीनियंट हुई। और इसीलिए 1.5 दशक में एलपीजी की खपत दोगुना हो गई है। 2011-12 में जहां ये लगभग 15 मिलियन मीट्रिक टन यानी एमएमटी थी, वहीं 2024-25 में यानी पिछले वित्त वर्ष में ये लगभग 31 एमएमटी आंकी गई है। 1 एमएमटी में 100 करोड़ किलोग्राम गैस होती है, यानी भारत की सालाना खपत ताजा आकलन के हिसाब से 3000 करोड़ किलोग्राम से ज्यादा है। इस एलपीजी में 90% जो खपत है वो घरेलू है, और बाकी की खपत व्यावसायिक यानी होटल, रेस्टोरेंट्स इत्यादि में है। आज शहरी इलाकों में 93% या उससे भी अधिक घरों में रसोई गैस कनेक्शन है, और ग्रामीण इलाकों में ये कवरेज 75% से अधिक है। जब से मिडिल ईस्ट का संकट बढ़ा है, सरकार अब राज्यों को कह रही है कि वो पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी के इस्तेमाल में जोर दे, ताकि कालाबाजारी और जमाखोरी पर काबू पाया जा सके और एक पारदर्शिता स्थापित हो। पिछले 15 वर्षों में भारत का गैस का आयात, एलपीजी का आयात 6 एमएमटी से बढ़कर 21 एमएमटी हो गया है, और जो भी खपत में बढ़ोतरी हुई है वो लगभग सारी की सारी आयात से ही पूरी की जा रही है। अब आप इस इमेज को देखिए। कच्चे तेल की रिफाइनिंग के वक्त जो एलपीजी बनती है उसका केवल 40% ही घरेलू है, यानी जो कच्चा तेल आयात करके हम एलपीजी बनाते हैं वो आधे से कम आपूर्ति करता है देश की ज़रूरत की। बाकी 60%, इमेज के बीच वाले हिस्से को देखिए आप, वो आयात से पूरा होता है। इसी तरह अगर आप नेचुरल गैस की बात करेंगे तो आप अगर इस इमेज पर एक बार फिर नजर डालें इसके दाएं वाले हिस्से में, तो आपको पता चलेगा कि सीएनजी और पीएनजी जो हमारे पास उपलब्ध होती है, यानी वाहनों और रसोई घरों में जो इस्तेमाल होने वाली जो पाइप्ड गैस है, वो भी 50% आयात के द्वारा ही पूरी की जाती है। आईआईएसडी की रिपोर्ट भी बताती है और कुछ दूसरे आकलन भी ये बताते हैं कि आयात पर इतनी निर्भरता भारत के लिए ठीक नहीं है, और सरकार भी ये समझती है। और अभी तो हम ये समझ ही रहे हैं कि किसी भी तरह की आर्थिक हलचल या भू राजनीतिक हलचल में देश पर न केवल बोझ बढ़ता है, आर्थिक बोझ बढ़ता है, विदेशी मुद्रा का बोझ बढ़ता है, बल्कि उस पर एक आपूर्ति का संकट भी गरमाने लगता है, उस पर मंडराने लगता है। पर यहाँ ये समझना भी ज़रूरी है, जैसा कि मैंने आपको अभी पहले बताया कि एलपीजी सिर्फ एक बाय प्रोडक्ट है क्रूड ऑयल प्रोसेसिंग का। यानी आप सिर्फ एलपीजी का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते। अगर आपको एलपीजी का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आपको पेट्रोल और डीजल का प्रोडक्शन भी साथ साथ बढ़ाना पड़ेगा, जिसके माध्यम से आपको एलपीजी एक बाय प्रोडक्ट के तौर पे मिलेगा।
और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आप 100 बैरल कच्चा तेल जब आप प्रोसेस करेंगे तब जाके आपको 1% से 4% के बीच में एलपीजी मिलेगा। तो यानी हमारी एलपीजी के डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाने की जो हमारी क्षमता है वो थोड़ी सी लिमिटेड है। इसलिए हमें इंपोर्ट पे काफ़ी हद तक डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो इसलिए हम कुछ ऑल्टरनेटिव सप्लायर्स के पास अब जाके वहाँ से एलपीजी प्रोक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे यूएस है, कनाडा है, अल्जीरिया है और रशिया है। आईआईएसडी के विश्लेषण के अनुसार बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए आयातित ईंधनों पर भारत की उच्च निर्भरता आर्थिक, ऊर्जा और स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों के प्रति उसकी संवेदनशीलता को बढ़ाती है। लेकिन सवाल यह है कि हमने स्वच्छ ईंधन की ओर जो कदम बढ़ाए हैं, जो उज्ज्वला योजना जैसी स्कीम्स चलाई गई जिसके फायदे हमें दिखने शुरू होने हुए हैं, क्या वो हम उससे पीछे हट जाएंगे? रास्ता क्या है? आखिर हम कैसे साफ ऊर्जा पर टिके रह सकते हैं और आयात पर अपनी निर्भरता को कम कर सकते हैं? आईआईएसडी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत बायोगैस और इलेक्ट्रिक स्टोव जैसे उपकरणों की मदद से क्लीन कुकिंग के विकल्प अपना सकता है। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमारी रिपोर्ट ये नहीं कहती कि बायोगैस या इलेक्ट्रिक कुकिंग एलपीजी को कम्प्लीटली रिप्लेस कर देंगे। एलपीजी ने इंडिया में क्लीन कुकिंग को स्केल करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और एलपीजी एक स्ट्रॉन्ग पिलर बना रहेगा अगले आने वाले कुछ सालों में। तो हम जो कह रहे हैं अपनी रिपोर्ट में, हम ये कह रहे हैं कि एलपीजी को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए और ऑप्शंस ऐड किए जाने चाहिए, ताकि हमारा जो कुकिंग एनर्जी सिस्टम है वो थोड़ा और रिजिलियंट हो सके। अब अगर रूरल एरियाज की बात करें, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वहाँ इलेक्ट्रिसिटी रिलायबिलिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसलिए इलेक्ट्रिक कुकिंग का स्केल अप रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में तुरंत नहीं होगा, या वहाँ पे एकदम से ये एक यूनिवर्सल सॉल्यूशन के तौर पे हो सकता है ना उभर पाए। तो इलेक्ट्रिक कुकिंग का जो सबसे बड़ा पोटेंशियल अभी है वो शहरी क्षेत्रों में, पेरी अर्बन एरियाज में ज़्यादा है, जहाँ पे अभी ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। ऑन द अदर हैंड, रूरल एरियाज के लिए बायोगैस एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन जैसे कि आपने भी हाईलाइट किया कि उन जगहों पर बायोगैस एक ज़्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन साबित होगा जहाँ पे जो भी उसके रिक्वायर्ड इनपुट्स हैं वो अवेलेबल हों। जैसे कि घर के पास आपका सफिशिएंट लाइफ स्टॉक होना चाहिए, कैटल होना चाहिए आपके पास, पानी की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि पानी बहुत रिक्वायर्ड होता है बायोगैस जनरेट करने के लिए। और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो प्लांट, आप जब बायोगैस प्लांट लगा रहे हैं तो उसके लिए आपके पास एक स्पेस होना चाहिए, एक ज़मीन होनी चाहिए, जो कि एक समस्या हो सकती है काफ़ी रूरल हाउस होल्ड्स के लिए। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि जहाँ भी हमारे पास इनेबलिंग कंडीशंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं बायोगैस के लिए, वहाँ पे हम लोग बायोगैस लगा सकते हैं। तो दोस्तों, सवाल है कि आयात पर निर्भरता को घटाना भी है और साफ ईंधन के इस्तेमाल को जारी भी रखना है। तो ये कैसे किया जा सकता है? क्या हम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, बायोगैस, इस सब के इस्तेमाल को बढ़ा सकते हैं, जारी रख सकते हैं? और क्या हम रूफटॉप सोलर और प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना जैसी योजनाओं से, और जो देश में सोलर एनर्जी इतनी बढ़ रही है उसके इस्तेमाल को और क्लीन एनर्जी के इस्तेमाल को बढ़ाकर इससे निजात पा सकते हैं? इको एंड एनर्जी टॉक पर हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि हम आपको जानकारी से भरपूर वीडियो दें, एक्सपर्ट से बातचीत कराएं, और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आईआईएसडी की रिपोर्ट भी का भी लिंक में आपको मिलेगा और दूसरे लिंक भी मिलेंगे जिसको पढ़कर आप अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी नया वीडियो हम बनाते हैं तो उसके बारे में आपको पता चले। दोस्तों, ऐसे वीडियो बनाने के लिए वक्त लगता है, परिश्रम लगता है और संसाधनों का काफ़ी हमें उनकी ज़रूरत होती है संसाधनों की। तो हम आपसे ये दरख्वास्त करते हैं कि अगर संभव हो तो आप इस चैनल के इको एंड एनर्जी टॉक के मेंबर बने। उसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल के होम पेज पर जाकर ज्वाइन बटन को दबाना है और उसके बाद जो मेंबरशिप प्लान है उनमें से कोई भी मेंबरशिप प्लान आप चुन सकते हैं। अगर आप मेंबर बनते हैं तो इससे हमारा हौसला बढ़ता है। इस परिवार और आपका जो एक मिशन है इकोलॉजी को बचाने और
एनर्जी के बारे में जानकारी फैलाने और क्लीन एनर्जी के प्रति जागरूकता बढ़ाने का वो पूरा हो सकता है। हम जल्द ही एक नए वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।